मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि लगातार सभी क्लासेज के वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उसे आसानी से देख सकें और इसका लाभ ले सकें। इसलिए आप सभी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का केमिस्ट्री। एक क्लास हमने दिया है कक्षा 12 के केमिस्ट्री में। अभी सारी क्लासेज इसलिए संचालित नहीं कर रहे थे हम कि थोड़ा सा व्यवस्था में कमी था। अब आज से टोटल क्लासेज होंगे और टोटल क्लासेज का वीडियो आपको लगातार मिलेगा। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो या 10th हो, 12 हो, मैंने प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को उपलब्ध होगा पर डे। अब पिछली क्लास में केमिस्ट्री में जो हम लोग किए थे उसमें हमने बताया था कि रसायन शास्त्र मतलब उसकी मौलिक प्रक्रिया साइंस, उसका पार्ट कौन से पार्ट में रसायन आता है, कैसे उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। अब आज हम लोग रसायन शास्त्र से आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान का एक शाखा होता है। रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान का एक शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। जनरली अगर हम देखें तो रसायन शास्त्र की उपयोगिता या हमारे दैनिक जीवन में हो, हमारे शरीर में हो, हमारे किसी क्रिया के अकॉर्डिंग हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रसायन। हम लोग बहुत सारा काम हम लोग देखते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से होकर के ही गुजरता है। जैसे अगर हम लोग अपनी खुद की बात करें तो हमारे शरीर में होने वाली प्रत्येक एक प्रक्रिया एक रासायनिक क्रिया है जो कि किसी न किसी रसायन के माध्यम से संपन्न होती है। जितना भी जैव पदार्थ हम लोग देखते हैं उसमें भी होने वाली जो प्रक्रिया है वह सारी प्रक्रियाएं रासायनिक क्रियाएं कहलाती है। लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग अध्ययन जो करेंगे यह सारे टर्म हम लोग जो एक रसायन का पार्ट होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, यानी कि या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र की क्या उपयोगिता है, वह क्या प्रभाव डालता है या कौन सा हमारे दैनिक जीवन में या हमारी उपयोगिता में कार्य होता है जो रसायन से जुड़ा हुआ है, तो उस सबको हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जैव यानी कि लिविंग थिंग्स को नहीं जोड़ना है। अभी हम लोग केवल जो रसायन शास्त्र में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर या एनीथिंग उस पर जो भी काम करेंगे वह केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में करेंगे, यानी कि अजैव पदार्थों में जो उसका संरचना होता है, उसका जो प्रक्रिया होता है, उसका जो गुण होता है, उन सारे का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। अर्थात हम मुख्य रूप से अगर कहें, मुख्यतः रसायन शास्त्र की परिभाषा कहें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अजैव पदार्थ के गुण और संरचना का अध्ययन करते हैं। इसको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। हम लोग शुरू से भी पढ़ते आ रहे हैं, कोई ऐसा पार्ट नहीं है, कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं है जहां पर हमको वर्गीकरण की आवश्यकता न पड़ती हो। तो अगर हमसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो इसका सीधा सीधा यही जवाब है कि हम किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पार्ट को हम इसलिए महज वर्गीकृत करते हैं कि उसको समझने में, उसको जानने में, उसके अध्ययन में या उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई क्रिया को करने के लिए, जानने के लिए हमको कोई असुविधा नहीं हो। यानी कि हम अपने सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने सुविधा के दृष्टिकोण से हम किसी पार्ट का, रसायन शास्त्र हो या कोई भी पार्ट हो, उसका वर्गीकरण करते हैं।
तो रसायन शास्त्र को हमने बांट दिया 3 भागों में। कौन कौन? एक हो गया भौतिक रसायन, एक हो गया कार्बनिक और आपका एक हो गया कार्बनिक रसायन। पहले इसके तीनों पार्ट को समझिए कि भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन क्या होता है। रसायन तो समझ गए, रसायन यानी कि भौतिक विज्ञान का वह पार्ट जिसके द्वारा, जिसके अंतर्गत या जिसमें हम अजैव पदार्थ के संरचना, गुण एवं उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। तो इसका 3 पार्ट हो गया, एक भौतिक, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? तो भौतिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोई भी अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र का, तो उससे संबंधित नियम और सिद्धांत, उसके बाद का अध्ययन जब हम करते हैं तो वह कहलाता है भौतिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन क्या होता है? तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो प्रकृति से या हमारे द्वारा सिंथेसिस के द्वारा, संश्लेषण के द्वारा जो भी एलिमेंट्स मिले हैं, जो 118 यानी कि 118 है, 118 है, उनमें से कार्बन को छोड़ करके जितने एलिमेंट बच जाते हैं, उन सभी से संबंधित रसायनों का, उस सभी से संबंधित उनके गुणों का, उससे संबंधित कंपाउंडों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वह कहलाता है अकार्बनिक रसायन। और उन 118 में से एक ऐसा अकेला तत्व कार्बन है जिससे संबंधित, जिससे बनने वाले यौगिक करोड़ों में है, उसका कार्बन का और कार्बन से संबंधित यौगिक का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वह कहलाता है कार्बनिक रसायन। तो यह 3 पार्ट, 3 अलग अलग पार्टों में इसको हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग भौतिक रसायन का अध्ययन करेंगे। अब भौतिक रसायन ऐसे इन तीनों का अध्ययन हम लोग नीचे क्लासों में थोड़ा थोड़ा सा कर चुके हैं। कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़े हुए हैं, जो आपके रसायन शास्त्र का कार्बन एवं उसके यौगिक है, उसमें केवल जो भी बातें हम लोग को पढ़नी है वो सब कार्बन एवं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। अब यहां पे समझिए कि आपके सिलेबस में यानी कि 12th क्लास के सिलेबस में अलग अलग इन 3 पार्टों में पढ़ना क्या क्या है। तो भौतिक रसायन में 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन? एक सॉलिड स्टेट, एक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इनमें से आपका न्यूमेरिकल 3 पार्ट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल बहुत यूजफुल होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट का है और पृष्ठ रसायन में 9 के बराबर है, 1-2 हल्का फुल्का आपको पढ़ने को मिलता है, वह भी नहीं के बराबर ही है। तो यह 5 हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ने हैं। और इसमें से जो सॉलिड स्टेट है और सरफेस केमिस्ट्री है, यह थ्योरी बेस्ड है। ऐसे भी अगर हम किसी चीज का थ्योरी नहीं जानते हैं तो उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या उससे संबंधित कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी सबका क्लियर होना जरूरी है। थ्योरी मतलब आपका कॉन्सेप्ट, आपकी समझ, आप कितना उस बात को समझ पा रहे हैं, वही थ्योरी है। थ्योरी कोई नहीं होता है। थ्योरी अगर आप थोड़ी उसको बात को आप जान लें, उसकी गहराई तक पहुंच जाए, उसका एनालिसिस आसानी से कर सके, तो समझ लीजिए कि आपका थ्योरी स्ट्रांग है। और यहां के बाद यह 5 चैप्टर आपको भौतिक रसायन में पढ़ना है, अकार्बनिक रसायन में आपको पढ़ना है। इसमें से पहला चैप्टर पढ़ना है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत और प्रक्रिया प्रक्रम, यानी कि आइसोलेट कैसे करते हैं। कोई अगर कंपाउंड दिया गया है, कोई अगर आपका और दिया गया है, यानी कि अयस्क से, खनिज से हम कैसे किसी तत्व को प्राप्त करते हैं। आप 10th क्लास में ही बात को पढ़े हुए हैं, तो वो 10th क्लास वाले कंसेप्ट को लेकर चलते हुए ही इसमें आगे बढ़ना है ना। जिसमें अब तत्व का निष्कर्षण, तत्व कहां से हम प्राप्त करते हैं, तो आपने पढ़ा है ओर एंड मिनरल्स,
जिसमें आप जानते हैं कि खनिज और अयस्क क्या होता है। तो भूपर्पट्टी पर स्थित कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें किसी तत्व के पाए जाने की हल्की सी भी संभावना हो तो उसको हम खनिज कहते हैं। और उससे अगर हम माने वैसा खनिज जिससे हम आसानी से कम खर्च में उसमें शामिल एलिमेंट को, तत्व को, धातु को प्राप्त कर लेते हैं तो वह कहलाता है अयस्क। और यही हम लोग को अब पढ़ना है इसमें कि कैसे हम उसको किसी अयस्क से धातु को प्राप्त करेंगे। तो इससे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछा जाता है निश्चित रूप से, जिसमें 4 एलिमेंट को हम लोग को उसका आइसोलेट करना, उसको निकालना है वहां से। यानी कि क्या करना है, जैसे कि लोहा का हमको पढ़ना है आइसोलेशन, हमको कॉपर का आइसोलेशन पढ़ना है, एल्युमिनियम का आइसोलेशन पढ़ना है और जिंक का पढ़ना है। इन 4 में से एक तो आता ही है, निश्चित रूप से आता है। और भी यहाँ पे पढ़ना है। इसमें अब आगे इससे संबंधित पूरा प्रक्रिया पढ़ना है, कैसे उसका हम आइसोलेशन करते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो पहले प्रोसेस पढ़ते हैं तब आइसोलेशन हम लोग करते हैं। बिना प्रोसेस जाने हुए हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, उसका निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। अब पी ब्लॉक तत्व, जैसे आप जानते हैं कि एलिमेंट को जब बांटा गया है तो उसके उप कक्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में बांटा गया है। अब वो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में से हम लोग को यहां पर पढ़ना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी सारा नहीं पढ़ना है। जैसे पी ब्लॉक में कहां से कहां तक आता है, तो आता है 13, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। लेकिन हमको यहां से नहीं पढ़ना है, हम लोग को यहां पे पढ़ना है 15, 16, 17 और 18। यानी कि वर्ग 15 का, वर्ग 16 का, वर्ग 17 का और वर्ग 18 का एलिमेंट के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ना है। आप जानते हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो आता है ब्लॉक में आता है, तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक के बारे में हम लोग, उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह हम लोग का चैप्टर हो गया यह हमारा पार्ट हो गया अकार्बनिक रसायन का, जिसके अंतर्गत हम लोग को यह विषय वस्तु पढ़ना है। और कार्बनिक रसायन में से कुछ पार्ट हम लोग को 11th में पढ़ना था वहां पे, और उसके बाद कुछ पार्ट यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ पे हम लोग जब कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे तो पूरे 11th पार्ट से होते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे। डेट लाइक्स हम कहां से, तो कार्बन से हम लोग ही शुरू करेंगे। कार्बन उसका एलिमेंट जितना भी उसका प्रॉपर्टीज होता है कार्बन का, कार्बन यौगिक कैसे बनाता है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से इसके फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से इसके सब्सिडियरी, यानी कि टोटल इसमें एनीथिंग इज क्या कैसे नाम देते हैं, कौन कौन से नाम आता है। अब तो 2 नाम के अलावा एक तीसरा नाम भी आ चुका है, उसका भी। तो यह सारे पार्ट हम लोग करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही प्रकार का नाम पूछा जाता है जिसको हम लोग को करना होता है। तो यह सारे आपके सिलेबस हो गए जो आपके विषय वस्तु में पढ़ना है। अब हम लोगों को अभी शुरू करना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन में भी सबसे पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे यह आपको समझना है, इसमें केवल थ्योरी है, लेकिन थ्योरी जब आप समझ जाएंगे तो थ्योरी नहीं रहता है, वो एक कहानी बन जाता है जो आपके दिमाग में एक बार इनरोल्ड कर दिया जाएगा तो समझिए परमानेंट हो गया। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एकदम आनंद आएगा, पूरा पूर्ण लगेगा कि हाँ कुछ नहीं, आप एकदम सो जाइएगा तब भी आपके दिमाग में से वह गायब होने वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्लास कराया जाएगा, जो बात समझाया जाएगा उसको एक बार आप सुन लेंगे, एक बार उसको नोट कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कभी भी वो आपके दिमाग से जाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि हिडन भी नहीं होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक रसायन का ठोस अवस्था। तो चलिए देखते हैं। तो ठोस अवस्था में अब हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था में कैसे, तो इसमें 2 टर्म ठोस अवस्था को कैसे डिफाइन करते हैं। यह चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था, जिसमें 2 टर्म मिला हुआ है, एक ठोस है और एक अवस्था है। यानी कि पहले तो अवस्था जानेंगे कि अवस्था क्या होता है।
अवस्था कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज का जो नेचर, जो बेस होता है, पहले वह किसमें है, बिना किसी बाह्य कारक के प्रभाव के वह किस रूप में है, वह जिस रूप में पाया जाता है, जैसे होता है, वहीं उसका अवस्था कहलाता है। जैसे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े हैं नीचे किसी के स्टेट को बताने के लिए, तो ऐसे तो जनरल वे में हम पढ़े हैं स्थान में परिवर्तन के अनुसार पिंड की अवस्थाएं 2 ठो होती हैं, जो फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो तो फिजिक्स में पढ़े हैं, तो वहां पे स्थान में परिवर्तन के अनुसार 2 अवस्था होता है। एक अगर समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन होता है तो पिंड गति की अवस्था में कहलाता है, अगर स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति में पिंड का अवस्था विराम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अवस्था का निर्धारण समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पिंड का गुण और संरचना पढ़ना है। इसलिए पिंड यानी कि पदार्थ या कोई भी सामग्री जिसके बारे में हमको जानना है, तो उसके गुण से ही उसका हम निर्धारण करेंगे। तो गुण से कैसे निर्धारण करेंगे? तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी सामग्री का जो गुण होता है, यह पदार्थ का जो गुण है, अभी पदार्थ का पिछले क्लास में हम लोग 10th क्लास में हमने बताया है। तो जैसे कि पदार्थ का गुण होता है 2 ठो, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। भौतिक गुण का मतलब कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में ऑर्डिनरी चेंजिंग होता है, ऑर्डिनरी नहीं, टेम्पोरेरी चेंजिंग होता है, यानी कि अस्थायी परिवर्तन होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें टेम्पोरेरी चेंजिंग होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, वह पदार्थ का भौतिक गुण कहलाता है। और पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें अस्थायी यानी कि परमानेंट चेंजिंग होता है, तो उसको कहते हैं रासायनिक गुण। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें 2 गुण पाया जाता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो अब भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को हम बांटते हैं 3 भाग में। कौन कौन? एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। व्यापक वे में हम इस द्रव और गैस को कह सकते हैं तरल, कहते हैं फ्लूइड्स। क्यों कहते हैं? तो जनरल वे में तरल का जो होता है, इसे हम लोग पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड्स 11th क्लास में, उसमें हम लोग को जानना है इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। इसलिए यानी कि जिसमें बहाव का गुण होता है, तरल क्या होता है? जिसमें फ्लोइंग का प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम कहते हैं तरल। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं तरल, पढ़े हैं फ्लूइड्स, पढ़े हैं फिजिक्स में पढ़े हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में केमिस्ट्री का कुछ पार्ट भी फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स का कुछ पार्ट हम इसको नहीं कह सकते हैं कि प्योर केमिस्ट्री का पार्ट है और प्योर फिजिक्स का पार्ट है। अब जबकि चूंकि संरचना गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो है तो यह पार्ट केमिस्ट्री का ही, लेकिन फिजिक्स में भी इसको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे पार्ट जो आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, यहाँ पे आपको फिजिक्स में पढ़ना है। और कुछ पार्ट जैसे तरल है, पृष्ठ तनाव है, क्या कहते हैं विस्कोसिटी, यह सब आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं। अब देखिए यहाँ पे मैथ में पढ़ा जाता है फिजिक्स का पार्ट, और फिजिक्स तो खैर मैथ का मतलब कि वो दोनों के साथ जो संबंध है वह रक्त संबंध है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। बिना मैथ का फिजिक्स का कल्पना ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब है कि पदार्थ का जो गुण होता है भौतिक गुण के आधार पर जो होता है, तो भौतिक गुण समझ गए क्या होता है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में कौन परिवर्तन? अस्थायी यानी कि टेम्पोरेरी। और पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में कौन सा परिवर्तन? परमानेंट यानी कि परमानेंट चेंजिंग होगा, तो वह रासायनिक गुण कहलाएगा। और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार, शुद्ध और अशुद्ध। पहले हम आते हैं इसमें, क्योंकि इसी में हमको चलना है, ठोस इसी में हमको मिलने वाला है। तो टेम्पोरेरी चेंजिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं पदार्थ का भौतिक गुण। और भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को बांटा गया है 3 भाग में, ठोस, द्रव और गैस। जनरली
अब इस सारे के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठोस में जो उसके पार्टिकल होते हैं, जो कण मिलते हैं, वह बहुत पास पास होते हैं। जब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे तो हम बता रहे हैं कि इसमें क्यों होता है, कैसे होता है। द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होता है, गैस में बहुत दूर दूर होता है, क्योंकि बीच इनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वह बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत कम लगता है, जिसके कारण गैस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं और बहुत स्ट्रांग होता है ठोस में, इसलिए एकदम पास पास इसके पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें देखिए, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो यहां पर जैसे ये तो पार्टिकल जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ठोस, द्रव, गैस के क्या गुण होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ठोस को जब हम गर्म करते हैं, मेल्ट होता है, तो जब मेल्ट होता है तो यह लिक्विड में बदल जाता है, यानी कि द्रव में बदल जाता है। और यही ठोस जब इसका सब्लिमेशन होता है, यानी जिसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, तो यह गैस में बदल जाता है। लेकिन सारे ठोस द्रव में यह क्रिया नहीं होती है। आप कहते हैं कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, लकड़ी ठोस है, गर्म करेंगे द्रव में बदलेगा? नहीं बदलेगा। लेकिन सारे ठोस में, सारे सॉलिड में इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ना सारे लिक्विड में ऐसा प्रॉपर्टीज होता है। तो यहां पे यह हम इसके प्रॉपर्टीज के अनुसार कहते हैं कि ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में होता है, वेपराइज होता है, वेपरेशन की क्रिया होती है। यानी कि ठोस को हीट करेंगे द्रव, फिर द्रव को हीट करेंगे गैस, और फिर गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस। यह प्रोसेस होता है, लेकिन प्रत्येक सब्सटेंस के लिए, प्रत्येक थिंग्स के लिए यह संभव नहीं है, प्रत्येक के लिए ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे हमको ये सब कुछ नहीं जानना है, बस ऐसे जान लीजिए कि सामान्य परिभाषा भी सबका हम दे सकते हैं कि ठोस क्या होता है, तो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। द्रव क्या है, तो जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो। जहां रखेंगे, जैसे रखेंगे, ठोस को जितना दिन तक रखेंगे आयतन में उतना ही मिलेगा और आकार में वैसा ही रहेगा। द्रव को रखेंगे तो जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, जिस जहां रखेंगे उसी आकार में वह ढल जाएगा, लेकिन आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है, न ही आकार निश्चित होता है। लेकिन ठोस का हम परिभाषा ही तो सामान्य हम लोग जो पढ़ाया जाता है, नीचे दिया जाता है, हम लोग जो सीखते आए हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है समान परिभाषा। लेकिन अब समझ के अनुसार और भी परिभाषा हम ठोस का डेवलप कर सकते हैं। ठोस का और भी बहुत सारा परिभाषा हम दे सकते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। पहले अब यह जानिए कि ठोस आगे बढ़ता है तो क्या करता है, क्योंकि हमको इसी ठोस अवस्था के बारे में जानना भी है। तो यहाँ पे हम इसका परिभाषा भी देंगे। ऐसे सामान्य परिभाषा इसका होता है कि आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। आयतन भी आप समझते हैं और आकार भी समझते हैं। आकार मतलब एक निश्चित ज्यामितीय विन्यास, जैसे कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई वर्गाकार होता है, घनाभाकार होता है, घनाकार होता है, ऐसे यह उसका आकार हो गया। और आयतन का मतलब हो गया मात्रा, कि कितने मात्रा में वह है। तो यह अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। अब इसका टाइप्स पढ़ेंगे, ठोस इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग चलेंगे तो इसके बारे में, इसका डिफिनीशन, इसका टाइप्स, यह सब पढ़ेंगे। अभी केवल हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठोस अवस्था, यानी कि जो चैप्टर का नाम है, मात्र बस हम इसी को पढ़ रहे हैं कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था क्या है, हम बस इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या जानना है, यह कहां से आ रहा है, इसी को हम लोग जान रहे हैं। अब इसमें देखिए, यह जो पदार्थ का गुण है, इसमें रासायनिक गुण के आधार पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं, एक शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व यौगिक, पूरे कार्बनिक रसायन में खाली तत्व और यौगिक ही पढ़ना है। और अशुद्ध में मिक्सचर हो गया, जिसमें समांग और विषमांग होता है। अब जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विलयन में चलेंगे तो हम जानेंगे सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है, तो किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है क्या, विलयन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि यह क्या होता है। अभी आप यहाँ पे यह समझिए कि यह पूरा एक डायग्राम हो गया कि कैसे हम पहुंच रहे हैं ठोस अवस्था तक। अब
अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे, अब जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप क्लास जब करिएगा रेगुलर तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इसमें आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि एक एक पार्ट को हम तोड़ करके बताएंगे और नहीं समझ में आने का कोई चांस नहीं है, कोई संभावना है नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए। बस आपको रेगुलर क्लास से जुड़े रहना है और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन, घंटी का जो बेल है वो बटन जरूर दबाएं कि आप तक मेरे सारे वीडियो पहुंचते रहें। अगर आपको यह पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो और भी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें और उन्हें भी इसका लाभ कहें कि इसका लाभ उठाएं और लगातार क्लास को करें। तो अगले क्लास में याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन ठोस अवस्था का, इसका टाइप्स और उसका प्रॉपर्टीज, ठोस का प्रॉपर्टी, ठोस का डिफिनीशन, ठोस का प्रॉपर्टीज और इसका टाइप्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।